नमस्ते साथियों। पिछले वीडियोस में हमने जावा क्या होता है ये देख लिया, जावा को इंस्टॉल कर लिया जो जेडीके था। हमने अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब जो हमारा कोड एडिटर है वो सेटअप कर लिया था। हमने एक बेसिक प्रोग्राम भी लिख लिया था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि एक जावा प्रोग्राम की क्या क्या पार्ट्स या क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसने दो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। एक जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, तो जेआरई जैसे कि हमारे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं। जेआरई के अंडर जो भी लाइब्रेरी क्लासेस एक जावा प्रोग्राम को लग सकती हैं वो यहाँ पे सेव हो गई हैं। तो दीज आर ऑल लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या है? ग्रुप ऑफ क्लासेस आप बोल सकते हैं। एक सोर्स फोल्डर हमारे लिए क्रिएट कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जावा प्रोग्राम डॉट जावा फाइल्स में लिखा जाता है पहले। जो उसका कोर लॉजिक होता है, जो फंक्शनल कोड होता है, मेनली वो डॉट जावा फाइल्स में लिखा जाता है। और डॉट जावा फाइल्स में हम पहले क्लास बनाते हैं। अब और क्या क्या पार्ट्स हैं यहाँ पे इस फाइल में आप देखिए। सबसे पहले है ये पैकेज। पैकेज क्या होता है? पैकेजेस एक तरह से रिलेटेड लॉजिक को ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है। तो हम सिमिलर टाइप ऑफ लॉजिक को एक ही जगह रख दें एक पैकेज में। अब आप जब भी पैकेज का नाम देते हैं वो इस तरह से देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोई वेबसाइट होगी abc.com, तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए com.abc। तो हमेशा पैकेज का नाम रिवर्स डोमेन कन्वेंशन में लिखा जाता है। तो com डॉट आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसके बाद, और फिर डॉट उसके आगे आप कुछ फोल्डर जो बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर उनके नाम, उसको और डिटेल में अभी समझेंगे। तो पैकेज सबसे पहले ऊपर डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो हमने क्लास लिखा है ये कौन से पैकेज का पार्ट है। ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा इंपोर्ट सेक्शन। इंपोर्ट सेक्शन में हम वो सारी लाइब्रेरीज के नाम लिखते हैं जिनका यूज़ हमने अपने इस क्लास के अंदर किया है। मान लीजिए आपने कोई मैथमेटिकल कैपेबिलिटी या फंक्शनैलिटी यूज़ करी है अपने प्रोग्राम में जो पहले से कहीं पे प्रोवाइडेड थी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था लाइब्रेरी का, तो हमने वो लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर ली। अब वो क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उनके ऑब्जेक्ट्स या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंपोर्ट सेक्शन में बताया जाता है। अब हर जावा प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उसका एक एंट्री पॉइंट देना पड़ता है। आई थिंक वर्जन 6 के बाद ये मैंडेटरी हो गया कि हर जावा प्रोग्राम को एक एंट्री फंक्शन दिया जाएगा। अब फंक्शंस को और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास उस फंक्शन को जो एंट्री पॉइंट होता है, उस फंक्शन को हम हर जावा प्रोग्राम में उसको मेन फंक्शन का नाम मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हर जावा प्रोग्राम में उसका एंट्री पॉइंट उसका मेन फंक्शन होगा। और वो जो मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर है उसे हम मेन क्लास बोलते हैं। हालांकि उस क्लास का नाम कुछ और हो सकता है, वो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जिस क्लास के अंदर वो मेन फंक्शन होता है उसे मेन क्लास बोलते हैं। और उस मेन क्लास का नाम आप ABCD या अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। अब फंक्शंस होते क्या है हम ये समझते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी, आपकी व्हीकल। कार के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है, मतलब उसके जो एक्शंस होते हैं कार क्या करती है? कार चलती है। तो कार चलने के पहले स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के लिए आप चाबी घुमाते हैं, तब जाके वो स्टार्ट होती है, या कोई बटन दबाते हैं। आज की मॉडर्न कार्स में बटन सिस्टम आ गया है, तो बटन दबाते हैं। या बहुत सी कार्स जो हैं सिर्फ बोलने पे स्टार्ट होती है, मतलब आपकी वॉइस रिकॉग्निशन पे भी होती हैं। जो भी उसको इनपुट मिल रहा है वो उसे रिकॉग्नाइज करती है कि ये यूज़र ने मेरे को इनपुट दिया है और उसने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया है कि तुम स्टार्ट हो जाओ। तो ये जो स्टार्ट है ये एक तरह का फंक्शन है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर एक्टिविटीज़ होती। अब वो जैसे मान लीजिए पेट्रोल कार है, तो हो सकता है कि पहले वो इंजन में पेट्रोल भेजे, है ना, इंजन, और फिर इंजन क्रैंक अप हो, मतलब वो घूमे या उसमें इग्नाइट हो वो पेट्रोल, और फिर वो इंजन स्टार्ट होता है। उस तरह से जो भी एक्टिविटीज़ कार के अंदर होती। तो ये जो है ये एक, अगर हम ये सारे टास्क्स एक फंक्शन के अंदर डाल दें, ये लॉजिक जो है ये एक फंक्शन के अंदर डाल दें, तो हम जब स्टार्ट फंक्शन जब भी बुलाएंगे तो ये पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा और कार स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर कार को हम प्रोग्रामेटिकली स्टार्ट करना चाहें तो हम सिर्फ कुछ इनपुट देके उसे कार को बोल देंगे भाई ये प्रोग्राम रन कर दो तो आप स्टार्ट हो जाओगे। तो इस फंक्शन को अगर हम स्टार्ट नाम दे दें
और उसके अंदर ये एक्टिविटीज़ या टास्क डाल दें, इंस्ट्रक्शंस डाल दें, तो हम कार को प्रोग्रामेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कार के जितने भी छोटी छोटी सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, अब ये स्टार्ट एक फंक्शनैलिटी हो गई, ऐसे ही स्टॉप, जब भी हम स्टॉप बोलें तो कार को स्टॉप हो जाना चाहिए, या ब्रेक बोलें तो ब्रेक लग जाना चाहिए, बोले कि स्पीड अप या एक्सेलरेट तो एक्सेलरेट हो जाना चाहिए कार को, या बोले कि लाइट्स ऑन तो कार की लाइट्स ऑन हो जाने चाहिए, वाइपर्स ऑन तो वाइपर चलने चाहिए। तो इस तरह से कार की सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम अलग अलग फंक्शन में डाल सकते हैं, मतलब उसका बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं। और इन सारे फंक्शंस को जब हम एक जगह ग्रुप कर लें, हम कार की एक क्लास बना रहे हैं, कार का हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं या ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, और उसमें ये सारे फंक्शंस डाल रहे हैं। तो क्लास इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ लॉजिकल फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फंक्शंस समझ लिया यहाँ पे क्या क्या होते हैं, और इनको जब ग्रुप करके जो सिमिलर जो एक ही एंटिटी या एक ही टाइप ऑफ रियल लाइफ एंटिटी से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं हम एक जगह ग्रुप कर लेते हैं, उसे क्लास बोलते हैं। तो वो क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट बन जाता है। और उसी के अंदर अगर हम कार की प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन कर दें, मतलब उसकी एट्रीब्यूट्स, तो उसे हम वेरिएबल्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया कार का वेट, तो ये कार की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसके वेरिएबल्स में चली जाती हैं। तो क्लास के अंदर क्या क्या हो गया, क्लास के अंदर उसकी वेरिएबल्स आ गए। अब कुछ चीज़ें हम जो है फिक्स्ड वेरिएबल्स जो बोलते हैं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल नहीं बोलेंगे अब उसको, अगर हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स्ड रखना चाहते हैं तो उसे कांस्टेंट बोलेंगे कि ये कभी चेंज नहीं होगी, ये तो कांस्टेंट है। मैंने बोल दिया ये 100 है तो 100 ही रहेगा हमेशा। तो वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, फंक्शंस जिन्हें हम मेथड्स भी बोलते हैं। तो क्लास हो गया, क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब क्लास को हमने एज ए टेम्पलेट बोल दिया है, लेकिन जावा प्रोग्राम जो है जब भी रन होगा तो उसे क्लास को मेमोरी में एक इंस्टेंस उस क्लास का बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोग्राम को ये सारी चीज़ें जो है जो हमने प्रॉपर्टीज़ बोली, जैसे वेरिएबल्स हो गए और जो मेथड्स हो गए, ये हमें हर रन टाइम पे अलग अलग उसकी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी जो उस क्लास का स्टेट होगा उस टाइम पे। तो जैसे मैंने आज अपनी कार का क्लास बना लिया लेकिन मेरे पास कार है, मान लीजिए कोई भी मैं एक ब्रांड ले लेता हूँ, ABCD ब्रांड की कार है, कोई भी मॉडल है उस ब्रांड का, तो उस ब्रांड उस मॉडल के एट्रीब्यूट्स अलग होंगे। तो टेम्पलेट हमने यहाँ डिफाइन कर लिया, लेकिन उस पर्टिकुलर मॉडल के उसका कलर वाइट हो सकता है तो उसका एट्रीब्यूट एक वाइट हो गया। ठीक है, मेरे पास दूसरी कार है, उसका एट्रीब्यूट ब्लैक है, मतलब वो कलर उसका ब्लैक है तो उसका एट्रीब्यूट ब्लैक हो गया। तो ऐसे मेमोरी में इस क्लास के इंस्टेंसेस बन जाएंगे क्योंकि उनके एट्रीब्यूट्स अलग हैं, और हो सकता है कि उनके मेथड्स में जो लॉजिक है उसमें भी फ़र्क हो थोड़ा सा। हाँ, स्टार्ट जो है मेरा मॉडल ए जो है, मेरा पहला मॉडल जो वाइट कलर का है, वो अलग तरीके से स्टार्ट होता है, उसके अंदर थोड़े हमें एक्टिविटीज़ अलग करनी पड़ेंगी। हो सकता है वो पेट्रोल कार हो और मेरा जो दूसरा मॉडल है वो डीजल कार हो या इलेक्ट्रिक कार हो, तो वो स्टार्ट उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, अलग अलग टास्क होंगे। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो मेथड का नाम वही रह सकता है स्टार्ट, लेकिन उसके अंदर लॉजिक थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसलिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मेमोरी में डिफाइन करना पड़ता है फॉर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके क्या स्टेट रहेगा, मतलब उसके क्या एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ और मेथड्स के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ ए क्लास और एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब आप क्लास में से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो जावा में स्पेशल मेथड्स होते हैं जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का ही नाम होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे अगर मैं पब्लिक और क्लास का नाम और ये 2 राउंड ब्रैकेट्स बना दूं तो इन दोनों के बीच में कोई भी मैंने रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है। और आपने देखा होगा कि बिना कंस्ट्रक्टर बनाए भी हमारा प्रोग्राम चल रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जावा आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो 9 आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे जैसे पब्लिक और अगर क्लास का नाम मेन है तो पब्लिक कैपिटल में मेन
और ये राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, बस ये कंस्ट्रक्टर हो गया। तो जब भी मेन का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, लाइक मेन ऑब्जेक्ट का जो भी आप नाम देना चाहते हैं बोल दीजिए आप O इक्वल टू न्यू मेन राउंड ब्रैकेट्स सेमीकोलन। तो ये इसका सिंटैक्स होता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का और उससे ऑब्जेक्ट बनाने का। जावा में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं किसी भी क्लास का। तो दूसरे जो आप कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे वो आपके कस्टम कंस्ट्रक्टर्स होंगे, उसमें आप पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर एक नया कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर है, इसमें आर्ग्यूमेंट दे देते हैं हम, और आर्ग्यूमेंट्स इसलिए देते हैं कि कुछ चीज़ें हम मान लीजिए इनिशलाइज करना चाहते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी इनिशलाइज्ड हों, जैसे कुछ पैरामीटर्स या कुछ एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स जो होते हैं, वेरिएबल्स। अब मेथड्स जो होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं या मेथड्स, उनको अगर आप कुछ इनपुट देना चाहें तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर आप उनके पैरामीटर्स दे सकते हैं। आप उन पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी बोल लीजिए, ये आप उस मेथड को दे सकते हैं। तो इस इनपुट को यूज़ करके वो अपने इंस्ट्रक्शंस में अपने एक्टिविटीज़ या अपना एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो दिस इज़ ऑप्शनल, अगर उस मेथड को इसकी ज़रूरत है तो आप ये ब्रैकेट में वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक्सेलरेट फंक्शन कार का जो है, उसमें आप ये बता सकते हैं कि भाई एक वेरिएबल ले लीजिए आप, ठीक है, इंक्रीमेंट मान लीजिए, आपने वेरिएबल का नाम दिया INC। तो जब मैं एक्सेलरेटर का जो पैडल है वो दबाऊं, ठीक है, और तो मैं अलग अलग लेवल पे उसको दबा सकता हूँ ना। मैं एकदम से उसको दबा दूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाएगी कार। तो इसकी वैल्यू हम उसके मेथड के इनपुट में डिफाइन कर सकते हैं पैरामीटर्स में। तो मैं बोल सकता हूँ कि उस वेरिएबल को कभी मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दीजिए आप मेरे कार की स्पीड को। तो मैं उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको अगर मैंने 10 दिया, 10, तो वो मेथड को मालूम है कि भाई ये वेरिएबल की वैल्यू अगर 10 है तो कार को मुझे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा एक्सेलरेट कर देना है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड में ऐड कर देना है। तो अभी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा और उसमें वेरिएबल जो इंक्रीमेंट है उसकी वैल्यू 10 रहेगी, तो वो 50 + 10 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने लगेगी, तो इस मेथड को कॉल करने के बाद। तो ये होते हैं मेथड के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। अब आप बोलेंगे कि फंक्शन लिखा है, फंक्शन के नाम लिखा है, ये क्लास लिखा है, क्लास का नाम लिखा है, उसके पहले ये बहुत सारी चीज़ें क्या लिख रखी हैं, है ना। और यहाँ पे मेन मेथड के सामने आपने स्टैटिक और वॉइड भी लिख रखा है। तो आप पहले आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स तो समझ गए कि ब्रैकेट के अंदर, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग और आर्ग्स लिखा हुआ है और वो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेन मेथड है ये स्ट्रिंग इनपुट्स ले सकता है और आर्ग्यूमेंट्स एज एन एरे, ये जो साइन है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो मैंने बनाए हुए हैं, तो और एरे बेस्ड या सीरीज ऑफ इनपुट्स ले सकता है। अब ये जो मैंने फंक्शन और क्लास के पहले ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ठीक है, तो इसमें पहले हम पब्लिक समझ लेते हैं। पब्लिक क्या है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मतलब इस पर्टिकुलर मेथड या क्लास का एक्सेसिबिलिटी डिफाइन कर रहा है। अगर मैंने पब्लिक लिख दिया, पब्लिक मतलब ये पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी अवेलेबल रह सकता है, मतलब ये पूरी पब्लिक, अगर हम पूरे एप्लीकेशन को पब्लिक समझ लें तो ये पूरे एप्लीकेशन या पूरी पब्लिक को अवेलेबल रहेगा, इसलिए ये पब्लिक है, ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये एक एक्सेस मॉडिफायर हो गया। इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि और कितने तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। प्राइवेट होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्सेस मॉडिफायर हो गया पहले। अब ये स्टैटिक है। स्टैटिक क्या है? अगर किसी भी मेंबर ऑफ ए क्लास को आप स्टैटिक बोल दें तो वो क्लास का पार्ट बन जाता है। फिर उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास के नाम से ही उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस मेन मेथड को स्टैटिक बोल दिया है, मतलब ये मेरे मेन क्लास का पार्ट है। अब इस मेन मेथड को बुलाने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये मेन मेथड के पहले वॉइड भी लिखा हुआ है, नाम के पहले वॉइड लिखा है। वॉइड जो है ये उसका रिटर्न टाइप है। क्या ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है वैल्यू? अगर कुछ वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मान लीजिए वो कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ स्ट्रिंग लिख देता। लेकिन ये मेथड जो है मेरा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। वॉइड का मतलब क्या है? नल, इट इज़ वॉइड, एम्प्टी, कोई भी रिटर्न नहीं है, तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। तो ये मतलब होता है इन चीज़ों का। अब यहाँ पे नाम जो हमने लिखे हुए हैं, क्लास का नाम हमने जो इसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल में है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो स्मॉल में है। तो इसके पीछे एक कन्वेंशन होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो हम वो नेमिंग कन्वेंशन समझते हैं। नेमिंग कन्वेंशन जो होते हैं जावा में, वो पास्कल कन्वेंशन होता है एक यूज़ में, और दूसरा होता है कैमल केस। पास्कल कन्वेंशन क्लास के लिए यूज़ होता है। उसका मतलब ये है कि क्लास का जब भी नाम डिफाइंड होगा तो उसमें, जैसे मान लीजिए आपने क्लास का नाम दिया फर्स्ट क्लास प्रोग्राम, तो इसमें आपने 3 वर्ड्स दिए, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम, इसमें स्पेस नहीं रहेगी, तीनों वर्ड्स जुड़े रहेंगे, लेकिन हर वर्ड का जो पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, उसके बाद वो सारे स्मॉल केस में रहेंगे। तो फर्स्ट एफ जो है वो कैपिटल रहेगा, क्लास सी जो है वो कैपिटल रहेगा, प्रोग्राम पी जो है वो कैपिटल रहेगा। इसे पास्कल कन्वेंशन बोलते हैं। अब हम आते हैं मेथड के नाम पे। मेथड में अभी तो हमने सिर्फ ये मेन नाम दिया, ठीक है। तो इसमें मेन जो है ये हमने स्मॉल केस में लिख दिया, इसका जो पहला लेटर है मेन का एम, वो हमने स्मॉल केस में लिख दिया। लेकिन अगर आप मेथड के नाम में भी मल्टीपल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि पहला जो वर्ड है बस उसका जो नाम है वो स्मॉल केस में रहेगा, बाकी उसके जो लेटर्स हैं वो स्मॉल केस में रहेंगे। उसके बाद जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका पहला वर्ड कैपिटल रहेगा और बाकी वर्ड्स उनके स्मॉल केस रहेंगे। तो जैसे मैं अगर इसको मेन ना बोल के मेरा कोई दूसरा मेथड होता, तो जैसे स्टार्ट ही हम बोल रहे हैं, स्टार्ट दी कार, तो इसमें स्टार्ट जो है पहला वर्ड है, तो स्टार्ट START ये स्मॉल केस में रहेगा। उसके बाद दी, तो THE, तो इसमें T जो है वो कैपिटल हो जाएगा और HE स्मॉल रहेगा। अब कार थर्ड वर्ड, तो C जो है वो कैपिटल हो जाएगा, AR स्मॉल केस रहेगा। तो इसे हम कैमल केस बोलते हैं, कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। अब प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और हम देख लेते हैं, वो है हमारे, अगर हम प्रोग्राम के अंदर अपने कुछ नोट्स लिखना चाहें टू रिमेंबर कि यहाँ पे मैंने ये जो लॉजिक लिखा है ये क्यों लिखा था, या ऐसे क्यों लिखा है, वैसे क्यों लिखा है, तो कमेंट्स हमारे काम आ सकते हैं। अब कमेंट्स के लिए अलग अलग पर्पस होते हैं, तो उस बेसिस पे कमेंट्स के भी प्रकार होते हैं। कुछ कमेंट्स कोड के लिए लिखे जाते हैं, वो डिटेल्स जो कोड पढ़ के नहीं समझ में आ रहे हों। कुछ कमेंट्स डिज़ाइन लेवल पे लिखे जाते हैं, जो कि प्रोग्राम के या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के जो डिज़ाइन लेवल के डिटेल्स हैं वो बताते हैं। कुछ कमेंट्स पूरे एप्लीकेशन या प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए लिखे जाते हैं। तो उनके अलग अलग पर्पस होते हैं, जिसको हम अपने आने वाले सेशंस में और डिटेल में देखेंगे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, और सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं, जिनके डिटेल्स हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट्स और सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं मेहनत करके आपके लिए और नई नई चीज़ें और नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आ पाऊँगा। ये जर्नी हमें साथ चलनी है। बहुत धन्यवाद।